बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11वां, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व पराक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमसीक्यू में भी आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एक ज़रूर मिलता है क्वेश्चन पेपर में, जो आपका 4 या 5 नंबर का हो सकता है। तो ये चैप्टर आपका इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आइए शुरू करते हैं अध्याय 11, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व पराक्रम। इसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, पुनर्योजक डीएनए तकनीकी के साधन, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी के पराक्रम। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या पराक्रमों प्रोसेस का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्मजीवी द्वारा संपन्न पराक्रमों से ही बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी के को देखा जाए तो इनमें वे पराक्रम आते हैं जिनमें आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसमें आपके जितने भी आधुनिक समय में बनाई जाने वाली चीज़ें हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है, उन सारी तकनीकों को प्रौद्योगिकी लेवल पे और भी ज़्यादा एनहांस करा जाता है। आनुवंशिक चीज़ें होती हैं, रूपांतरित किया जाता है चीज़ों को, ये सारे पराक्रम इसमें शामिल होते हैं। आगे चलकर अनेक पराक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। उदाहरणार्थ पात्र इन विट्रो निषेचन द्वारा परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीके का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। तो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसमें आपका टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, डीएनए टीका होता है, संश्लेषण होता है, जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सारा आपका जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है, उनमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का संयोजन। तो जो यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से जो आपके नए नए उत्पाद और नई नई सेवाएं बनाई जाती हैं विज्ञान व जीवों के लिए, कोशिकाओं के लिए, उसका मतलब होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। अब देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत यानी कि उनके प्रिंसिपल्स। तो आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर। आपके यहाँ पर सबसे पहला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक द्वारा आनुवंशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों होस्ट के रूप में प्रवेश इनको कराकर इससे समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले आपका आनुवंशिक इंजीनियरिंग है, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। केमिकल तरीकों से जो आपके परपोषी जीव होते हैं उनको प्रवेश करवाकर आपका फिनोटाइप में उनको कन्वर्ट किया जाता है। फिर दूसरा है आपका रासायनिक इंजीनियरिंग। पराक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव, संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवी
सुकेंद्रिक कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। तो आपके अलग अलग जो आपके सेल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करवा के उनकी मात्रा को जो बढ़ाया जाता है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही किया जाता है, जिसकी वजह से आपके टीके, अलग अलग एंजाइम्स को भी बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं को परीक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्टता आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वंचित जीन के साथ साथ अवंचित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थान नियंत्रण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीवों को चुने गए जीवों में स्थान नियंत्रित करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है वो है जीन क्लोनिंग, और या फिर जिसको जीन स्थान नियंत्रण भी कहते हैं। तो आपके जो प्रजनन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बहुत सारे फायदे भी देखे जाते हैं और नुकसान भी होते हैं कुछ तरीकों से। जो आपका लैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो आपकी संतति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसमें विभिन्नता दिखाई देती है, बहुत अलग अलग टाइप की दिखाई देती है। लेकिन अलैंगिक तरीके से जब आपकी संतति पैदा होती है उसमें ज़्यादा विभिन्नता आपको देखने को नहीं मिलती है। कुछ कमी अगर हो जाती है, उसी के वजह से, उसी के परिणाम स्वरूप जीन क्लोनिंग को आविष्कार में लाया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि आप अलग अलग तरीके के जो जीन्स होते हैं उनको क्लोन करके अपने मन के अनुसार जिस प्रकार का आपको प्रजाति चाहिए उसकी उत्पत्ति आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय जीवों में किसी प्रकार के स्थान नियंत्रित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। तो आपके ये जो जीन क्लोनिंग होते हैं उससे आपका अलग अलग फैक्टर्स देखे जाते हैं। जो आपकी डीएनए जीव्स होते हैं उनकी जो संतति होती हैं उनकी कोशिकाओं में जो आपके स्वयं गुणित जो होते हैं, मतलब खुद ही को वो स्टोर नहीं कर पाएंगे। किंतु जब यह डीएनए आदाता ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने को क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन रिफ्लेक्शन कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति कर देता है, और जो प्राकृतियन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, अकाउंटेबल होता है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्राकृतिक का मूल कहते हैं। तो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें आपका प्राकृतिक का मूल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं या किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस आपको भी समझाया गया है, बताया गया है, इसी को आप क्लोनिंग भी या फिर इसको आप टेम्पलेट डीएनए, दोनों को आप सिमिलर के तरीके से देख सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियस के सहज प्लाज्मिड, यह गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्राकृतिक करता है। तो आपके जो प्रथम पुनर्योगज डीएनए होते हैं इसका निर्माण किस तरीके से होता है? साल्मोनेला टाइफीयरम के वजह से ये होता है, जो कि एक गोलाकार गुणसूत्र, यानी कि गोलाकार इसका आकार होता है, उस प्रकार का ये क्रोमोसोम देखा जाता है।
इसके अलावा ये जितने भी प्रतिरोधी कूट लेकर जीन के जुड़ने से ही ये सारे के सारे एक साथ आ सकते हैं। स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बियर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम्स की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका है। तो आपके जो प्रतिबंधन एंजाइम्स हैं उन्हीं की वजह से जो आपके डीएनए हैं उनको अलग अलग लोकेशन से काटना पॉसिबल हो पाया है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा होता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड की संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जैवों में पहुंचा दिया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के संवाहक के साथ जोड़ने के काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य या उसके किनारे को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अलग अलग ये डीएनए के खंड होते हैं, इनको जोड़ने का जो काम होता है, उन एंजाइम्स का जो काम होता है वो लाइगेज करता है। इसके अलावा आपके जितने भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के संवाहक के साथ जोड़ने का काम लाइगेज करता है। इसी संयोजन से पात्रे इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्राकृतिक बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। अब यही जो आपके निर्माण होते हैं, जो आपके अलग अलग किनारों से जुड़ते हैं, इसी से आपका होता है इन विट्रो, यानी कि इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है इसी की मदद से होता है, जिसको पुनर्योगज डीएनए भी कहा जाता है। जब यह डीएनए एशर्किया कोलाई एक जीवाणु जो साल्मोनेल से काफी मिलता जुलता है में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नई परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर उनके प्रतिकृतियों को बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जैन की प्रति को ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। ये जितने ही प्रतिजैविक प्रतिरोधी होते हैं जो ई कोलाई का गुणन करते हैं, इसी को बोला जाता है क्लोनिंग। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, फिर आपका आता है चिहित डीएनए की परपोषी में स्थान निरंतरण, और तीसरा आता है स्थान निरंतरण डीएनए की परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसके संतति में स्थान निरंतरण करना। तो ये तीनों चीजें हैं, यही 3 चीजों के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा था, और किसी भी आनुवंशिक रूपांतरण में ये 3 चीजें प्राइमरी होती हैं, मूलभूत होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब हम पूर्व वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक व परपोषी जैव होते हैं। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपके ये जितने भी तकनीकी होती हैं, जिसके साधन जो आपके देखे जाते हैं, वो तभी आपके पॉसिबल हो पाते हैं जो डीएनए तकनीक के होते हैं, जब आपके पास ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक और परपोषी जीव, ये सब जब प्रेजेंट होते हैं तो ही जीन या फिर डीएनए तकनीक को तभी आप क्लोन कर सकते हो और आगे की तरफ बढ़ सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंजाइम। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए में मिथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। तो 1963 में जो आपका एंजाइम है उसको ई कोलाई के द्वारा आपका देखा गया कि वो किस प्रकार से वृद्धि को रोकता है, यानी कि बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। तो जो बाद वाले एंजाइम्स होते हैं उनको बोला गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हिंड
दो, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है, यह 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंड 2 डीएनए अणु का उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मक का एक विशेष अनुक्रम होता है। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते थे, जो हिंड 2 इनका काम करते थे, वो इन्हीं पर, इसी विशिष्ट क्रम पर ये निर्भर थे। और जो ये माना गया, ये जो हिंड 2 है, ये डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु से काटते थे जहां पर ये 6 क्षारक युग्मक अपना विशेष अनुक्रम अपना करना शुरू कर देते थे। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को ही हिंड 2 को पहचान अनुक्रम कहा गया। हिंड 2 के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। तो आज की डेट में आपको हिंड 2 के अलावा 900 से भी ज्यादा प्रतिबंधक एंजाइम देखने को मिलते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं की जाति से लिखा गया है, जिनसे ये पृथक किए गए थे, जैसे इको और इको आर, एशर्शिया कोलाई आर वाई 13, ई की आर पहले में वणी आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसके जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ये जो वंश, जो आपका नाम एंजाइम्स का जो लिखा रहता है, उसमें किस प्रकार से होता है, जो पहला शब्द होता है वंश दिखाता है, और दूसरा और तीसरा जो प्राकेंद्र की कोशिकाएं होती है, उनकी जो जाति होती है, उसके अनुसार ये लिखा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियोकेजेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे में न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। तो आपके ये जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं, जो न्यूक्लियोइड्स और एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं और जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ये डीएनए के सिरे पे स्थित होते हैं और एक दूसरे को अलग करने का ये काम करते हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो डीएनए के भीतर अलग अलग स्थलों पर प्रेजेंट होते हैं, जो उनको काटने का काम करते हैं। प्रत्येक प्रबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्रत्येक प्रबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा लेता है, तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी को दोनों लड़ियों के शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। चित्र 11.1। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। तो आपके अलग अलग जो ये अलग अलग जो आपके द्विकुंडली होते हैं और उसके अलावा जो आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं, दोनों को ये जोड़ के रखता है। जितनी भी लड़ियां होती हैं वो आपके शर्करा फॉस्फेट में अलग अलग लोकेशंस पे उनको काटने का ये काम करती हैं। ये आपके एंजाइम्स हैं, दोनों लड़ियों के एक ही स्थान पर ये इनको काटने का ये काम करते हैं। ये आपके अलग अलग जो डीएनए के जो लाइंस होती हैं, ये इस प्रकार से आपस में कुंडली बनाकर ये काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि पैलिड्रोम क्या है? ये वर्णों के समूह में जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलयालम। शब्द पैलिड्रोम और डीएनए पैलिड्रोम में अंतर है। डीएनए में पॉलीड्रोम क्षारक युग्मकों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरणार्थ, निम्न अनुक्रमों को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है। तो यहाँ पर जो आपके पैलिंड्रोम होते हैं, पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको आप आगे या पीछे जिस भी तरफ से आप पढ़ेंगे उसका जो वर्ड निकल कर आएगा वो एक ही होगा। जैसे हम मलयालम का एग्जांपल लिया गया है, इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, आपका मतलब जो निकलेगा, शब्द जो बनेगा सेम बनेगा। सेम तरीके से ये जो आपके 5 से 3 है,
इस दिशा में अगर आप पढ़ें या 3 से 5 की दिशा में आप पढ़ें, जो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या जो भी आपके स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होंगे वो इक्वल ही रहेंगे, कुछ इसमें अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 5 GAATTC से 3 आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपके 3 है CTTAAG। तो ये जो आपके हैं 5 से 3 की दिशा में आप पढ़िए या फिर 3 से 5 की दिशा में आप पढ़िए, ये आपको सेम ही मतलब बताएंगे। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र में थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में 2 समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। तो यहाँ पर जो आपके प्रतिबंधन एंजाइम्स होते हैं ये पैलिंड्रोम स्थल को केंद्र में से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में 2 समान रूपों में बीच से काटने का काम करते हैं, और इसमें भी फलस्वरूप आपके सिरे पर आपको एक लड़ीय भाग आपका रह जाता है। जो आपके हर एक लड़ी होती है वो आपकी प्रलंबी फैलाव मिलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ये चिपचिपा सिरा इन्हें कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध यानी कि बॉन्ड बनाते हैं। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। तो इनके जो चिपचिपे सर होते हैं वो लाइगेज की वजह से होते हैं। ये आपके संवाहक डीएनए है जो प्लाज्मिड होता है, ये भी आपका वही है, बीच से ये काटने का जो काम करते हैं। लाइगेज बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ कर रखता है। ये आपका डीएनए है, ये लाइगेज है बिल्कुल बीच में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे खाली है तो यहाँ पे आपका लाइगेज होगा जो आपको दोनों के दोनों डीएनए के जो ये लड़ियां होती हैं उनको जोड़ने का ये काम करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में भी डिपार्टमेंट में भी इसे यूज करा जाता है, क्योंकि ये जितने भी आपके अलग अलग अणु जो आपके बनना शुरू हो जाते हैं ये अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, जिनमें से आपको ये जीनोम से आपको क्या प्राप्त होता है, आपको डीएनए मिलता है जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारा के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो जितने भी चिपचिपे सिरे होंगे वो एक जैसे ही होंगे और लाइगेज की वजह से ही जुड़े हुए भी होंगे। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। तो जब तक ये नहीं काटे जाएंगे, जो आपके प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा ये नहीं कटेंगे जब तक आपके डीएनए के संवाहक, तब तक आपका जो पुनर्योगज अणु है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जैल वैद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक अवशेषित अणु होते हैं इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम आधात्री द्वारा एनिड के तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले माध्यम एगोरोज है जो समुद्री घास सी वीड्स से निकाला गया है। एक प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंडी को एगारोज जेल के छलानी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग कर दिया जाता है। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे, जैसे कि आपको चित्र 11.3 में भी दिखाया गया है। और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्श लादा गया होगा। तो यहाँ से आपका जितना भी जो जेल वैद्युत का संचलन है इसी के द्वारा ये आपकी जो खंडों की तकनीक है जिससे दोनों खंडों को अलग करा जाता है उस पूरी की पूरी तकनीक को बोला जाता है जेल वैद्युत का संचलन। अलग इस फोटो में भी आपको दिखाया गया है किस प्रकार से इनको अलग किया जाता है। और ये आपका जैसे एगारोज है जो जिसमें आपका क्या यूज होता है, पॉलीमर यूज होता है जो आपका बहुलक कहा जाता है। और ये जो आपके सी वीड्स होते हैं इनमें सी वीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इथिडियम ब्रोमेंड
अभिरंजित जेल का पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। चित्र 11.3 डीएनए की पृथक पट्टियों का एगारोजेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया का झालना भी कहा जाता है। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए की क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके अलग अलग जो आपके डीएनए को साफ कर दिया जाता है, उसको वापस जोड़ दिया जाता है। जितने भी आपके टुकड़े होते हैं जेल के, उसको निष्कर्षित कर दिया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट उसको कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका फाइनली आपको डीएनए मिलता है या पुनर्योगज डीएनए जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग करा जाता है क्लोनिंग करने के लिए। अब देखते हैं क्लोनिंग संवाहक। आप जानते हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्राकृतिक मिलती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।